सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं जब आपको थोड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, आपको अपने किए हुए काम पर थोड़ा मान होता है। तो 2 दिन पहले हमने एपिसोड बनाया था कि कैसे अरुण गवली के भाई पप्पा गवली को, किशोर और पप्पा गवली को मारा गया माहिम में। और उसके बाद आज सुबह मुझे हमारे मुंबई के सहयोगी संदेश का फ़ोन आया, जो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कुछ काम करने का, लेकिन उसके बाद आगे का पूरा काम संदेश खुद कर लेता है। आगे उसने भी अपने यार दोस्त, कोई चाहने वाले रखे हुए हैं, उनसे बात करता है और खुद भी जाता है। मैं आपको बता दूं कि संदेश मुंबई में डिफरेंट इलाकों में एक कल्चर है जहाँ पे लाइब्रेरीज बहुत हैं। उन लाइब्रेरीज में किताबें भी होती हैं और कई लाइब्रेरीज में पुराने अखबार भी मिल जाते हैं। तकरीबन हर एरिया में एक नहीं, बहुत सी लाइब्रेरीज हैं। उसको वृत्त वाचनालय भी कहते हैं, वृत्त पत्र वाचनालय, जहाँ पे डेली अखबार रखे जाते हैं, लोग पढ़ते हैं। स्टैंड बनाए हुए हैं, जो कुछ बेंच बनाए होते हैं, वहाँ बैठ के लोग अखबार पढ़ लेते हैं, जो अपने घर में अखबार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मुंबई की एक बहुत अच्छी बात है जो देश के हर शहर में होनी चाहिए। लाइब्रेरीज और न्यूज़पेपर पढ़ने का फ्री में साधन लोगों को मुहैया कराना। इसी किस्म की एक संस्था से संदेश के पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग लग जाती। उस कटिंग में पप्पा गवली के कत्ल की पूरी डिटेल, पूरी कहानी 3 कॉलम रिपोर्ट में छपी हुई है, जिसका हेडलाइन था अरुण गवलीज ब्रदर पप्पा गन्ड डाउन। ये कटिंग संदेश ने ढूंढ ली अपने सोर्सेज के थ्रू, लालबाग की किसी लाइब्रेरी में से, वृत्त पत्र वाचनालय से। बहुत अच्छी बात है। हम भी एक ज़माने में बहुत मेहनत करते थे, कहीं ना कहीं से खबर निकालने की कोशिश करते थे, जद्दोजहद करते थे, मेहनत करते थे और कामयाब भी होते थे। इसी किस्म का काम संदेश ने किया है। वो खबर ढूंढ ली कि कैसे कत्ल हुआ था पप्पा गवली का। उस खबर में टाइम भी लिखा हुआ है कि सुबह तकरीबन 10:10 पे ये कत्ल होता है। तो काफ़ी सारी डिटेल, वो लेडी का नाम जो उस समय पप्पा गवली के साथ थी, उसका पति क्या करता था, वो औरत गवली के साथ क्या कर रही थी, वो माहिम में क्यों गया था, क्यों मारा गया, ये सब कहानी संदेश ने हमें आज सुनाई। तो सबसे पहले मुंबई चलते हैं, हमारे मित्र सहयोगी संदेश के पास, जिसने बहुत मेहनत से ये डॉक्यूमेंट निकाला। और आप पहले मुंबई से संदेश की बात सुन लो, उसके बाद आपको वो पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाएंगे। उसमें और बहुत से खुलासे हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। पहले सुनिए इस पूरी कहानी के पीछे क्या कारण है। आप मुझे बता रहे थे कि पप्पा गवली का जो माहिम में कत्ल हुआ था, उसकी एक अच्छी जानकारी आपके साथ लगी है, आपके हाथ लगी है। जी जी। तो उसको पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप आराम से बात कीजिए और पूरी एक एक बात हमें समझाइए कि ठीक है पूरा ठीक है। किस्सा हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय के ऑफिसर कौन थे, क्या क्या है। जरा शुरुआती करो, कितने बजे हुआ, सुबह क्या हादसा हुआ था सब। हादसा एक्चुअली ये हुआ था कि पापा गवली जो है ना, हाँ, उसके ऊपर माहिम में फायरिंग हुई थी सुबह 10-11 बजे के करीब। ओके।
हाँ, ये बात है 1990 की, फरवरी महीने की। ओके। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता था आपसे कि अंडरवर्ल्ड में या अंडरवर्ल्ड या पुलिस के बीच में एक रूल होता है कि एक दूसरे की फैमिली को वो लोग हाथ नहीं लगाते। हाँ हाँ, लेकिन ये रूल इस वजह से तोड़ा गया था कि दाऊद और गवली की जो लड़ाई चल रही थी ना, हाँ तो रमानायक जब मारा गया 88 में चेंबूर में, हाँ। तो रमानायक के मरने से पहले यहाँ पे जयंती छेड़ा नाम का एक आदमी था जो दाऊद का आदमी था। ओके। जयंती छेड़ा काम ये करता था कि दाऊद मतलब डी कंपनी मुंबई में जितना एक्सटॉर्शन करती थी ना, हाँ। हाँ, तो मुंबई में कलेक्शन का काम वो जयंती छेड़ा करता था दाऊद के लिए। ओके। तो रमानायक के मरने से पहले वो जयंती छेड़ा, उसके रिलेशन दाऊद से भी अच्छे थे और रमानायक से भी अच्छे थे। हाँ। लेकिन रमानायक के मारे जाने के बाद वो जयंती छेड़ा पूरी तरह से दाऊद के साथ हो गया था। ओके। हाँ, तो एक गवली गैंग के 3 लोग थे जिनका नाम है सुरेश भिवा पाटिल, नामदेव हरि पाटिल और किरण वालावलकर। ओके। इन तीनों ने उस जयंती छेड़ा को यहाँ पे अपना ताड़देव बस डिपो है ना, हाँ हाँ। वहां पे मार दिया। ओके। हाँ, तो जयंती छेड़ा को मारने के बाद जो डी कंपनी के लोग हैं, उनमें ऐसी उनका ऐसा मानना हो गया कि जयंती छेड़े का मर्डर का जो प्लानिंग है वो किशोर गवली यानी पप्पा गवली ने किया था। ओके। तो इस तरह से पप्पा गवली का नाम इस गैंग वॉर में सबसे पहले आया था। ओके। उसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, ये अपना भाईकला का जो पिंगारा होटल है ना, हाँ, ये इस केस में शायद पप्पा कबली अरेस्ट भी हुआ था। नहीं नहीं, पप्पा गवली दूसरे केस में अरेस्ट हुआ था, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके। ये जयंती छेड़ा ताड़देव बस डिपो के पास मारा गया ना, हाँ उसके कुछ दिनों बाद ये गवली गैंग ने वो जयंता शेट्टी था हाँ। जो पिंगारा होटल या बार का मालिक था भाईकला में, हाँ जी हाँ जी। उसको मारा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अपना 28 दिसंबर 89 को ये गवली कंपनी रेस्को से महेंद्र चोरडिया को किडनैप कर लेती है। ओके। और बाद में अपने एनएमजेसी रोड पे देवी भवन करके बिल्डिंग है जो बाबा खोपड़े का इलाका है। हाँ, वो एपिसोड बनाया था हमने। हाँ। हाँ, तो ठीक वहां है। उसको रखते हैं किडनैप करके। हाँ। हाँ, तो उसको किडनैप करके रखने के बाद वो 29 दिसंबर 89 को उसको मार देते हैं गवली गैंग के लोग। ओके। तो उसके तकरीबन मान लीजिए 4-5 दिन बाद, मतलब 2 जनवरी 1990 को हाँ। दगड़ी चाल से 6 लोगों को रात में अरेस्ट कर लिया जाता है, ये महेंद्र चोरडिया के केस में। ओके। तो उसमें पप्पा गवली भी अरेस्ट होता है। हाँ हाँ। तो डी कंपनी का ध्यान गया उस पे। हाँ। हाँ, तो डी कंपनी ने तब प्लान किया कि पप्पा गवली को वो मारेंगे वो लोग, ऐसा। अच्छा, ओके। ये पप्पा गवली कहाँ जाएगा, कब जाता है, कहाँ क्या करता है, इसकी जानकारी डी कंपनी को कैसे मिली? तो हाँ उस टाइम पे जो मोबाइल कंपनी थी जो लैंडलाइन कनेक्शन देती थी, हाँ। हाँ। वहां पे काम करने वाले लोगों को डी कंपनी में साथ में मिलाया था और वो गवली गैंग की बातें सुनते थे फोन पे। ओके। और इसी तरह से डी कंपनी को पता चला कि पप्पा गवली जो है ना, हाँ। वो माहिम में डॉक्टर जोशी का डेंटल क्लिनिक है, हाँ। वहां पे जाने वाला है, क्योंकि पप्पा गवली ने वो अपॉइंटमेंट लैंडलाइन फोन से कॉल करके कंफर्म किया था डॉक्टर के साथ। हाँ, मतलब चौरड़िया वाले केस में जमानत में आने के बाद। हाँ, उसमें जमानत हो भी गई। हेलो, उसमें जमानत हो भी गई और बाद में कुछ दिनों के बाद वो पप्पा गवली ने डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक किया था। हाँ। हाँ, तो उनकी बातें डी कंपनी वाले फोन पे सुनते थे। ओके। हाँ, तो वहां से वो डी कंपनी वालों को पता चला कि ये माहिम में जाने वाला है। हाँ। तो अब तक जो बातें सामने आ रही थी कि वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, वो गलत बात है। हाँ। एक्चुअली वो गया था डेंटल क्लिनिक में। अच्छा, उसके साथ वहां जो लेडी थी ना, हाँ। वो शोभा शिंदे नाम की लेडी थी, शादीशुदा थी वो। हाँ जी। और वो औरत एयर इंडिया में क्लर्क थी और उसका पति जो था वो भी एयर इंडिया में काम करता था। हाँ। हाँ, और वो स्मगलिंग के केस में वो अरेस्ट हो चुका था। ओके। तो जिस दिन पापा गवली मारा गया ना, उस दिन वो शोभा शिंदे और पापा गवली खुद, ये लोग सुबह 9 बजे दगड़ी चाल से निकले थे। ओके। मतलब एक, इसका मतलब शोभा चंदेश को किसी काम के सिलसिले में दगड़ी चाल में मिलने आई होगी। हाँ, तो वो उसका पति पकड़ा गया था, कुछ हेल्प चाहिए होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा। वो अपने किसी काम से दगड़ी चाल में आई हुई थी।
हाँ, उसको उधर जाना होगा, इसने बोल दिया होगा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जब कुछ हो गया, ऐसी बात कोई। हाँ, चलो। तो सुबह 9 बजे पापा गौली और वो शोभा शिंदे, ये दो लोग दगड़ी चाल से 9 बजे टैक्सी से निकल गए माहिम के लिए। हाँ हाँ, तो जैसे ही वो डेंटल क्लिनिक से बाहर निकला अपना ट्रीटमेंट करवा के, हाँ तो ये डी कंपनी के लोगों ने उसको 18 गोलियां मारी। हाँ ये बात है। और शोभा शिंदे का जो पति था ना, हाँ वो भी एयर इंडिया में था, तो वो भी स्मगलिंग के केस में अरेस्ट हो चुका था पहले। हाँ, वो ट्रैफिक एयर ट्रैफिक में था वो। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक हैंडलर था। हाँ। हाँ, ट्रैफिक असिस्टेंट था। हाँ। हाँ, एयर इंडिया में। ये वो किस्सा था ओके। पापा गौली के मर्डर का। तो उसमें जो आपको जो और आपको डॉक्यूमेंट मिला, आपने ढूंढा कहीं से, उसमें और कोई डिटेल पुलिस वालों के बयान भी हैं कुछ? पुलिस वालों ने उसमें यही कहा था कि उस डॉक्यूमेंट में कि पापा गौली जो था ना, वो जयंती छेड़ा के मर्डर केस में वांटेड था, ये बताया है उन्होंने। ओके। हाँ। तो ये बड़ा सेंसेशनल केस था। और जो मुझे मालूम है, वो जो औरत साथ में थी शोभा शिंदे, वो आराम से खड़ी रही, उसको किसी ने को गोली नहीं मारी। नहीं नहीं, उसको किसी ने कोई गोली नहीं मारी। वो एक बाजू में खड़ी थी जब ये पापा गौली के ऊपर फायरिंग हुई ना, हाँ। तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वो औरत को, वो साइड में खड़ी थी। हाँ, वो भागी भी नहीं कुछ, उसने अलार्म भी रेज नहीं किया, वो आराम से खड़ी रही वहां पे। नहीं नहीं, उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। वो फुटपाथ के साइड में पापा गौली पे गोलियां चलाई गई थी। हाँ। हाँ, ये बात है। ओके। मतलब इससे एक चीज सामने आती है कि वो गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं गया था, और वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है इसकी जानकारी वो फोन कॉल टैपिंग से मिली थी डी कंपनी को। हाँ। और हाँ, ये ये दो ये भी बात है। हुआ कि लोग जो, क्योंकि उसके साथ में जो औरत थी, तो लोगों ने सोच लिया कि गर्लफ्रेंड होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो किसी और काम से आई होगी, वो तकलीफ में थी। और थोड़ी उम्र में भी शायद बड़ी थी पापा गवली से वो। थोड़ी थोड़ी बड़ी थी। उसका हाँ। पति अरेस्ट हो गया था, उसको दगड़ी चाल से शायद कोई मदद चाहिए होगी। हाँ। हाँ, इसलिए वो वहां पे गई हुई थी। और पापा गवली तो शादीशुदा था शायद तभी उस समय। हाँ, मेरे ख्याल से था, शादीशुदा था वो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो, अभी इसके आगे जो दुश्मनियां बढ़ी, वो कैसे बढ़ी फिर पापा गवली के बाद? डी कंपनी की और अरुण गवली की? ये पप्पा गौली के मरने के बाद जो, मतलब अरुण गौली की जो मेंटेलिटी थी, जो मानसिकता थी ना, हाँ वो ऐसी हो अब जैसे अभी डी कंपनी ने उसका भाई मारा था, ठीक है, तो उसकी मानसिकता हो गई थी कि डी कंपनी का जो कोई भी मिलता है हाँ। उसको छोड़ना नहीं है। ओके। तो उस तरीके से उनकी लड़ाइयाँ बढ़ गई। बाद में डी कंपनी के जैसे रज्जी हो गया, रजा बली मेहंदी, उसके बाद इब्राहिम पार्कर हो गया, हाँ। ये लोग मारे गए एक के बाद एक। तो दोस्तों, अब आपको हम स्क्रीन पे वो न्यूज़पेपर की कटिंग पूरी दिखाते हैं, जो उस समय के मुंबई से निकलते टैबलॉइड न्यूज़पेपर द डेली की न्यूज़ कटिंग है। ये 23 फरवरी का न्यूज़पेपर था, लेकिन खबर जो है वो 22 फरवरी की छपी है, क्योंकि जब हम न्यूज़ देते हैं तो उस दिन की खबर होती है और नेक्स्ट डे वो छपती है। और असल में वो न्यूज़पेपर कटिंग जो थी, जिसका पूरा हवाला, सब इंफॉर्मेशन संदेश ने ढूंढ ली। मैं उसका थैंक यू करना चाहता हूँ कि ये कटन तो मेरे पास भी नहीं थी जो उसने ढूंढ के दे दी। ये असल में मेरी ही रिपोर्ट है, जो मैंने आज से 35 साल पहले, जो अरुण गवली के भाई पप्पा गवली का कत्ल हुआ था माहिम में, उसको लेके मैंने जो रिपोर्ट अपने अखबार में छापी थी, ये वही रिपोर्ट है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कभी अपनी रिपोर्ट संभाल के नहीं रखी। कहाँ रखते, किराए पे रहते थे, मैं तो रोज़ की 3-3 4-4 खबरें देता था। कितने अखबार संभाल के रखता, हर 11 महीने के बाद तो घर बदली करना पड़ता था मुंबई में, कहाँ उठा के लेके जाता न्यूज़पेपर। और वैसे भी दोस्तों, उस ज़माने में
हमें कोई ऐसा सपना ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि 30-35 साल के बाद हमें इस तरह से सोशल मीडिया पे चैनल चलानी पड़ेगी और लोगों को पुरानी खबरें बतानी पड़ेंगी। हम तो एक तरह से मुलाजिम थे, लेकिन काम करने का शौक था, मेहनत करते थे, भाग दौड़ करते थे। तो हमने कभी वो अपनी पुरानी कटिंग न्यूज़पेपर की हज़ारों आर्टिकल मैंने लिखे इतने सालों में। आप अंदाज़ा लगा लो, रोज़ के 2-3 रिपोर्ट, एवरेज 2 तो होती थी, कई बार 3, 4, 5 भी हो जाती थी। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, कितनी रिपोर्ट हुई, और इतने साल अखबारों में नौकरी करने के समय कितने हज़ारों रिपोर्ट्स फाइल की होगी, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। तो अगर मैं पूरे वो अखबार संभाल के रखता, न्यूज़पेपर कटिंग से भालता, इतना समय होता भी नहीं था। तो खैर, मैं एक बार फिर अपने मित्र संदेश को मुबारकबाद देता हूँ कि चलो इसी बहाने मुझे मेरी एक पुरानी कटिंग मिल गई। अब दोस्तों, मैं आपको जो मेरा आज का अंदाज है रिपोर्टिंग करने का, वही अंदाज उस समय भी था। मैं इस रिपोर्ट का पहला पैरा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो अंग्रेजी में है। उसमें लिखा है, किशोर गुलाब गवली alias Papa, a notorious underworld kingpin and brother of Arun Gavli, was gunned down at Mahim this morning. Joint Commissioner Crime Arvind Inamdar said 4 unidentified assailants pumped 18 bullets into Papa, including 7 in the head, when he came out of Dr. Joshi's dental clinic on Mahim's Sheetla Devi Temple Road at 10:10 a.m. So दोस्तों, ये मेरा शुरू से तरीका रहा है कि मैं हर ज़रूरी जानकारी, छोटी से छोटी डिटेल भी लोगों से साझी करता था। अब अगर आप दूसरा पैरा ध्यान से आपने सुना हो, तो उसमें सबसे पहले तो मैंने उस ऑफिसर का नाम लिखा जिसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे दी। एक ही पैरे में मैंने कितनी बातें कही हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। अरविंद इनामदार, क्राइम ब्रांच के चीफ। उसके बाद 4 अनआइडेंटिफाइड हमला करने वाले, 4 वो हमलावर जिनकी शक्ल पता नहीं, नाम पता नहीं, उन्होंने पप्पा गवली पे गोली चलाई। पहले पुलिस के ऑफिसर का नाम, फिर कितने लोगों ने गोली चलाई, वो लोग पहचाने नहीं गए। फिर किसके ऊपर गोली चलाई, पप्पू गवली। फिर कितनी गोलियां चलाई, 18 गोलियां चलाई, और उनमें से 7 गोलियां उसके सर में मारी गई। और ये कहाँ मारी गई? डॉक्टर जोशी की डेंटल क्लिनिक, दवाखाना, और माहिम में मारी गई। उसके बाद वहाँ का बड़ा कोई एरिया क्या था, शीतला देवी टेम्पल के नज़दीक, उस रोड के ऊपर, और समय था 10:10। तो दोस्तों, एक पैरे में मैंने 7, 8, 9, 10 खुलासे कर दिए। ये मेरा काम करने का तरीका आज से 35 साल पहले भी था, आज भी है। उसके बाद पूरी डिटेल है उसकी, इसमें आप इसको देख भी सकते हो। ऐसा ऐसा मैं अपने एडिटर को बोला है थोड़ा ध्यान से चला दूँ इसको स्लो। तो ये पूरी डिटेल इसकी जो सतीश दाऊद और गवली की नाराज़गी क्यों चल रही थी, उसमें लिखा हुआ है, दाऊद एंड गवली गैंग्स हैज़ caused
several murders including that of Satish Radje, Arvind Dholkia, Mahesh Dholkia, महेंद्रा चरड़िया एंड बाबू रेशम। ये सब बातें मैंने उस रिपोर्ट में बैकग्राउंड में डिस्कस की। द रिंग लीडर ऑफ द गैंग Raman Nayak was killed in a police encounter at Chambur last year. Arun Gavli took over the leadership after Nayak's death. ये भी लिखा हुआ है। ये पुराना इतिहास है। Papa was also involved in the number of businesses, Janti Lal Chheda, and several cases of kidnapping and extortion. He was detained under the National Security Act in 1998. ये पहली बार शायद ये कहीं और बात नहीं है जो मैंने तभी लिख दिया था। 1988 में पप्पा गवली को NSA के नीचे डिटेन किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था कि उसका ऑर्डर बनाने में पुलिस ने गलती की है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया अपनी रिपोर्ट में कि अरविंद इनामदार ने बताया कि जो मारने वाले लोग आए थे वो एक प्रीमियर पद्मिनी कार और एक मारुति कार में आए थे, 2 गाड़ियां लेके आए थे। एंड आफ्टर कमिटिंग द क्राइम उनको ढूंढने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई हैं। उसके बाद ये भी लिखा है कि अरुण गवली के सपोर्टर्स ने अगरीपाड़ा, बाईकला एंड 7 रास्ता एरियाज में बंद किया और जो वहाँ के MLA थे BD Zute कांग्रेस के एंड अ कांग्रेस एस्पायरेंट फ्रॉम द चिंतपोकली कॉन्स्टिट्यूंसी was seen at Mahim पुलिस स्टेशन। देखिए ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आता है जो मैंने आखिरी पैरे में लिखा कि कांग्रेस के MLA जो BD Zute थे, जो अभी फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ने वाले थे चिंतपोकली से, वो माहिम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे पप्पा गवली का मर्डर हुआ था। तो उस समय के गवली को सपोर्ट एक तरीके से कांग्रेस की भी होगी या वो अपने नंबर बनाने के लिए पहुंच गए थे। तो दोस्तों, कभी कभी अच्छा लगता है जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। अपनी ही की गई रिपोर्ट के ऊपर मुझे ये एपिसोड बनाना पड़ गया क्योंकि हमारे सहयोगी संदेश ने ये कटिंग कहीं से निकाल ली। सो मेहनत रंग लाती है। आप किसी काम को पूरी ईमानदारी से, ध्यानदारी से, शिद्दत से, मेहनत से करते हो तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।